केवल इसलिए नहीं मनाते कि हम उनको याद करना चाहते हैं, उन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए बड़ा काम किया, इसलिए केवल उनको याद करना चाहते हैं, इतने मात्र से हम जयंती नहीं मनाते। बल्कि जयंती मनाने का हमारा मकसद ये भी होता है कि हमारे महापुरुष ने क्या लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई कहां तक पहुंची, अभी उस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो लड़ाई पूरी हो गई कि नहीं पूरी हो गई। अगर हम ये नहीं कर सकते, इस बात का रिव्यू और समीक्षा नहीं कर सकते, केवल जयंती के दिन याद करते हैं महापुरुषों से को, तो इससे हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है। देश में जब अंग्रेज थे तो हमारे लोगों को समझाया गया, हमारे लोगों को बताया गया कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारे पुरखों ने देश से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, लेकिन क्या हमारी समस्याओं का समाधान हुआ? आजादी के 74 साल हो गए, देश में जानवरों की गिनती होती, कुत्तों की भी गिनती होती, हिजड़ों की भी गिनती होती, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। हमारे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हिजड़ों की होती है, हमारी नहीं। अभी इतना तक तो ठीक था, अभी सरकार के पास एक प्रस्ताव गया है कि हिजड़ों को भी पिछड़ों की लिस्ट में शामिल किया जाए, ये भी प्रस्ताव गया है। आजादी के 74 साल में पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती तक नहीं हुई। क्या यही सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देख करके आजादी की लड़ाई लड़ी थी? क्या इस सपने के लिए उन्होंने अपने को कुर्बान किया था? इसके लिए तो कुर्बान नहीं किया था कि आजाद भारत में हमारे लोगों को हक अधिकार से वंचित किया जाए। किसानों की बड़ी लड़ाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लड़ी थी, और गांधी जी के साथ में देश की आम जनता को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगर गांधी जी जन नेता बने, जन जन के नेता बने, तो उसके पीछे अगर कोई था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से गांधी जी जन नेता बने। लेकिन जिनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लड़ाई लड़ी, जिनको नेता बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और जिन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि अगर सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। 1946 याद करो, जब अंतरिम सरकार का गठन करना था गांधी जी को, और अंग्रेजों ने मन बना लिया था कि हम देश को छोड़ करके जा रहे हैं, अंतरिम सरकार का गठन होना है, और गांधी जी जिसको चाहते उसको ही प्रधानमंत्री बनना था। मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने मौलाना आजाद को लेटर लिखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मौलाना आजाद ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और यह बात पहले से तय थी कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही देश का अंतरिम सरकार का पहला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पहला प्रधानमंत्री बनेगा। ये बात तय, ये बात तय थी। कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। लगभग सभी राज्यों की कांग्रेस की कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष पद के लिए मोहर लगा दी, क्योंकि गांधी जी और सरदार पटेल दो ही लोकप्रिय नेता थे, दो ही जनता के प्रिय नेता थे। तो ये जो लोकप्रिय नेता थे, वो लोकप्रिय नेता होने की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुमत मिला। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और ये बात उन्होंने पहले भी कह चुके थे वो कि अगर मुझसे मेरी राय मानी गई तो मैं नेहरू के लिए अपनी राय व्यक्त करूंगा। राय तो उनसे मांगी नहीं गई, मगर उन्होंने जेबी कृपलानी को कहा कि नेहरू का नाम आगे करो।
जेबी कृपलानी ने नेहरू का नाम आगे किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया कि अपना नाम पीछे रखो। एक पर्ची लिख करके जेबी कृपलानी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया और उन्होंने वो पर्ची गांधी जी को दे दिया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी राजनीति में थे, राजनीति समझ रहे थे। गांधी जी ने दोबारा वो पर्ची सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया। जब दोबारा वो पर्ची सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस पर सिग्नेचर करना ही पड़ा और अपना नाम वापस लेना पड़ा। इसका मतलब ये है कि गांधी जी ने वीटो पावर लगा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का काम किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। जब गांधी जी ने यह फैसला लिया तो सारे लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि किसी को नहीं लगता था कि नेहरू के सरदार पटेल के मुकाबले में नेहरू कोई विकल्प है। ऐसा किसी को लगता नहीं था। लोगों ने गांधी जी को पूछा तो गांधी जी ने कहा, नेहरू कभी नंबर 2 पसंद नहीं करेंगे, नेहरू कभी नंबर 2 की कुर्सी पसंद नहीं करेंगे, इसलिए हमने नेहरू को प्राथमिकता दी है। लेकिन अगर इस बात को हम लोगों को समझना है तो हम लोगों को ज्योतिबा फूले की बात समझना होगा। सरदार पटेल के साथ 1946 में जो घटना हुई, अगर उस घटना को हम लोगों को समझना है तो हमें ज्योतिबा फूले की बात समझना होगा, हमें छत्रपति साहू महाराज की बात समझना होगा, हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात समझना होगा, हमें पेरियार रामास्वामी नायकर की बात समझना होगा। तब हम ये समझ पाएंगे कि सरदार पटेल के साथ ये घटना क्यों हुई, जब किसी मामले में सरदार पटेल नेहरू से कम नहीं थे। किसी मामले में, चाहे पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे त्याग तपस्या का मामला हो आजादी की लड़ाई के लिए, चाहे लोगों को जोड़ने का मामला हो, जब किसी मामले में सरदार पटेल नेहरू से कम नहीं थे, आखिर फिर नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? अगर ये बात समझना है तो ज्योतिबा फूले की बात पहले समझना पड़ेगा। ज्योतिबा फूले के पास गोविंद रनाडे नाम के एक ब्राह्मण गए और गोविंद रनाडे ने ज्योतिबा फूले को कहा कि फूले जी, देश में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई चल रही है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं, आपको इस लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। तो ज्योतिबा फूले ने रनाडे नाम के ब्राह्मण को कहा कि ये जो तुम ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, कल अंग्रेज चले जाएंगे ऐसा हम मान लेते हैं। ज्योतिबा फूले ने रनाडे को जवाब दिया कि रनाडे, कल अंग्रेज चले जाएंगे ऐसा हम मान लेते हैं, मगर अंग्रेज चले जाएंगे तो ब्राह्मण राज आ जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे तो ब्राह्मण राज आ जाएगा, और जब ब्राह्मण राज आ जाएगा तो तुम ब्राह्मण लोग हम जैसे कुलवी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे। इसमें तो मेरा यकीन, मेरा विश्वास नहीं है कि अंग्रेजों के जाने के बाद जब तुम ब्राह्मणों का राज आएगा तो तुम ब्राह्मण लोग हम जैसे कुलवी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे। मेरा यकीन, विश्वास नहीं है। ज्योतिबा फूले उस समय समझते थे कि अंग्रेज तो जाएंगे, राज ब्राह्मणों का आएगा, लेकिन ब्राह्मणों का राज आएगा तो ब्राह्मण हम जैसे कुलवी किसानों को बराबरी का अधिकार देंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए ज्योतिबा फूले ने कहा, जब तक अंग्रेज हैं तब तक तुम लोगों के पास में अवसर है, ब्राह्मणों की गुलामी से पहले आ जाए। ज्योतिबा फूले जानते थे अंग्रेज भी विदेशी हैं, और ज्योतिबा फूले ये भी जानते थे ब्राह्मण भी विदेशी है। उन्होंने लिखा हुआ है, आर्य ईरानी है, ब्राह्मण भी विदेशी है, वो जानते थे। लेकिन ज्योतिबा फूले ये भी जानते थे कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए, इस देश में मुगल भी बाद में आए, और इस देश में अंग्रेजों और मुगलों से पहले ब्राह्मण यूरेशिया से आए, काला सागर से आए, और उन्होंने यहाँ के लोगों को
गुलाम बनाने का काम किया, शूद्र बनाया, अछूत बनाया, महिलाओं को गुलाम बनाया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। ये काम अंग्रेजों ने नहीं किया, ये काम मुगलों ने भी नहीं किया, बल्कि ये काम अंग्रेजों और मुगलों से पहले ब्राह्मणों ने आकर के किया। बल्कि अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कानून बना करके यहाँ के शूद्रों अति शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया, बोलने सुनने का अधिकार दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार भी कानून बना कर दिया। नहीं थे तो कुर्सी पर भी हमको ऊंचे स्थान पर भी बैठने नहीं देते, बल्कि मनुस्मृति में लिखा हुआ अगर इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, आंख फोड़ देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। ऐसे भयानक कानून तो अंग्रेजों ने ना बनाए, ना ही मुगलों ने बनाए। ऐसे भयानक कानून अंग्रेजों और मुगलों के पहले आकर के ब्राह्मणों ने बनाए। अब हमारे पिछड़े वर्ग के लोग क्या कहते हैं, तो शूद्र तो अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो उनको बनाया होगा ऐसे कानून, हमारे लिए थोड़े ही बनाए। लेकिन जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो अछूत लोग हैं, वो शूद्रों से भी ज्यादा नीचे गिराए गए लोग हैं, आउटकास्ट उनके लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जो शब्द प्रयोग किया वो शब्द प्रयोग किया आउटकास्ट। ये वर्णवाह लोग हैं, गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, वो तो अछूत हो गए, बाहर हो गए। लेकिन जब वो बाहर हो गए तो उनके कान में ज्ञान का शब्द कैसे पड़ता? तो उनके कान में ज्ञान का शब्द नहीं पड़ सकता था। किसके कान में ज्ञान का शब्द पड़ सकता था? जो सेवा करते थे उनके कान में ज्ञान का शब्द पड़ सकता था। जो अनाज पैदा करता था अनाज देने का काम करता था, जो सब्जी पैदा करता था सब्जी देने का काम करता था, जो फूल पैदा करता था फूल देने का काम करता था, जो दूध दही पैदा करता था दूध दही देने का काम करता था, जो पैदा करता था वो देने का काम करता था, अर्थात सेवा करने का काम करता था। और लेने देने में मान लो उसके घर ब्राह्मण के घर जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जाति का आदमी तो मोहल्ले में नहीं जा सकता, घर जाना तो बड़ी बात है। पिछड़े वर्ग के लोग जाते तो उनके लिए मनुस्मृति लिखा। इसलिए ज्योतिबा फूले ने लिखा एक शूद्र है, एक अति शूद्र है, जो शूद्रों से भी ज्यादा नीचे ब्राह्मणों ने गिराए हुए लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अति शूद्र लोग हैं, और पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया। ये बात ज्योतिबा फूले जानते थे। और ज्योतिबा फूले के साथ भी ऐसा बर्ताव हुआ था। जब वो अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में गए थे तो ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले को धक्का इसलिए मारकर बाहर किया था कि तुम पिछड़े वर्ग के आदमी ब्राह्मणों की बारात में कैसे आते? जैसे आज राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया मंदिर में, आप लोगों ने तो खबर पढ़ी होगी, देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, देश के राष्ट्रपति जब मंदिर में गए तो ब्राह्मणों ने कहा आप देश के राष्ट्रपति हैं ना, हो सकते, मगर मंदिर का राष्ट्रपति ब्राह्मण ही होता है, इसलिए मंदिर में आपको एंट्री नहीं है। आप देश के राष्ट्रपति है तो रहिए, हमको कोई ऐतराज नहीं है, मगर मंदिर का राष्ट्रपति ब्राह्मण ही होता है, इधर आपकी एंट्री नहीं। तो आज भी है, तब कितना रहा होगा ये तो हम सोच सकते। अखिलेश यादव जी कुर्सी से हटे तो योगी ने पूरा गंगा जल गोमूत्र से और पता नहीं कौन कौन सा कर्मकांड करके उसको शुद्ध किया। तब उनको समझ में आया नहीं हम भी शूद्र हैं। तब उन्होंने कहा नहीं हमें तो पता नहीं था, हमारा शादी विवाह तो उधर हो गया, इसलिए हमें पता नहीं था कि हम भी पिछड़े हैं, लेकिन जब शुद्ध किया तो पता चला कि हम भी पिछड़े हैं। तो हमारे लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। ज्योतिबा फूले ये बात 1848 में समझ गए थे और इसलिए उन्होंने हमारे लोगों की लड़ाई को अलग रखा। कहा ये अंग्रेजों से ज्यादा बदमाश लोग हैं, पहले इनसे आजाद हो जाओ, अंग्रेजों से तो कभी भी निपट लोगे, पहले इनसे निपटो। ज्योतिबा फूले ने 1848 में लड़ाई शुरू की। छत्रपति साहू महाराज ने ज्योतिबा फूले की लड़ाई को ही आगे बढ़ाने का काम किया। छत्रपति साहू महाराज राजा थे, किसी प्रकार की कोई कमी छत्रपति साहू महाराज के पास में नहीं थी, लेकिन राजा होने के बाद भी ब्राह्मण उनको एहसास कराते थे कि आप शूद्र ही हो।
एक बार जब वो नहा रहे थे तो राजा के नहाते समय पंडित को, पुरोहित को मंत्र पढ़ना पड़ता है। तो छत्रपति साहू महाराज ने देखा कि उनका पुरोहित तो हाजिर ही नहीं नहाते समय। तो उन्होंने अपने आदमी को कहा, कहां गया पुरोहित? तो आदमी ने कहा, पता नहीं। तो राजा ने आदेश दिया, पुरोहित जहां भी हो, जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में ही उसको उठा करके ले करके हाजिर कर। तो आदमी गए, राजा का आदेश, तो फिर आदमी देर तो करते नहीं। आदमी गए और जहां वो वेश्या के घर में था, वहां वो जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में उस पुरोहित को उठा करके लाया गया, छत्रपति साहू महाराज के सामने पेश किया गया। फिर उसने साहू महाराज को नहाने के लिए मंत्र पढ़ा। तो कौन सा मंत्र पढ़ा? राजा के नहाते समय वेदों का मंत्र पढ़ा जाता है, मगर उस पुरोहित ने वेदों का मंत्र नहीं पढ़ा, पुराणों का मंत्र पढ़ा। साहू महाराज को यह बात पता चली कि वेदों का मंत्र के बजाय ये पुराणों का मंत्र पढ़ रहा है। तो साहू महाराज ने उसको पूछा कि राजा के नहाते समय तो वेद का मंत्र पढ़ा जाता है, तुम पुराण का मंत्र क्यों पढ़ रहे? तो साहू महाराज को पुरोहित ने कहा, महाराज आपकी बात बिल्कुल सही है, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सही है। राजा के नहाते समय वेदों का ही मंत्र पढ़ा जाता है, पुराणों का मंत्र नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ ये भी कहते हैं कि राजा का क्षत्रिय होना भी जरूरी है। जैसे आप क्षत्रिय ना होते हुए राजा बने हुए हैं, वैसे ही हम वेदोक्त मंत्र की जगह पुराणोक्त मंत्र पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी, हम ना तो कोई लड़ाई जीत सकते हैं ना लड़ सकते। लड़ भी नहीं सकते तो जीतेंगे क्या? लड़ाई जीतने के लिए दोस्त और दुश्मन की पहचान होना चाहिए। फिर साहू महाराज ने देखा कि हमारे प्रशासन में भी तो सारे के सारे यही लोग भरे हुए। तो साहू महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू कर दिया। मैं कभी कभी कुछ इलाकों में जाता हूं तो हमारे लोगों को साहू महाराज का नाम ही नहीं पता है। एक बार मैं बदायूं गया, हमारे एक पटेल जी है वहां, सीनियर नेता है। उन्होंने कहा, क्यों आए हैं यहाँ? हमने कहा, यहाँ साहू महाराज की जयंती मनाने के लिए आए। बोले, साहू महाराज की जयंती पटेल जी आप मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई साहू महाराज को जानता है? हमने कहा, नहीं जानता होता तो यहाँ जयंती लोग क्यों मनाते और हम आते क्यों? कहा, आपकी बात सही है, कुछ लोग जानते होंगे जिन्होंने आपको बुलाया है। आप हमारे साथ गाड़ी में बैठो या आपकी गाड़ी में हम बैठते हैं। हमने कहा, जैसा आप कहो। उन्होंने कहा, हमारी गाड़ी में बैठो। हम उनकी गाड़ी में बैठे और उन्होंने कहा, चलो आपको जितने बड़े बड़े पटेल हैं हमारे बदायूं के, सबको मिलवाते हैं। तो ले गए। बोले, ये पटेल जी हैं, ये साहू महाराज की जयंती मनाने के लिए आए हैं, आप साहू महाराज को जानते हैं? तो बोलते थे, साहू महाराज कहाँ पैदा है? तो ये जो इतना बड़ा हमारा गौरवशाली इतिहास है, अगर आप भारतीय संविधान की एक एक चीज देखेंगे तो एक एक चीज छत्रपति साहू महाराज की सोच और छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में जो लागू किया, उसमें आपको दिखाई देगी। आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लेकिन ये जो गौरवशाली इतिहास है, इसको ब्राह्मणों ने दबा दिया। नहीं तो ये बड़ी लड़ाई जो हजारों साल से चल रही है, बुद्ध की लड़ाई क्या थी? असमानता के विरोध में समानता की लड़ाई थी। असमानता स्थापित करने वाले लोग, पैदा करने वाले लोग कौन है? उनको पता है कि ये पिछड़े वर्ग के लोग हजारों साल से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में, असमानतावादी व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इनको इनका वास्तविक इतिहास पता चल जाएगा तो आज तो इनके पास संसाधन भी है, आज ये पढ़े लिखे भी हैं, आज ये ताकतवर भी हैं। आज अगर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकने के काम में लग गए, ये व्यवस्था नेस्तनाबूत हो जाएगी, ये बचेगी नहीं है, उनको पता है। इसलिए वो ज्योतिबा फूले का नाम छुपाते हैं, इसलिए वो छत्रपति साहू महाराज का नाम छुपाते हैं, इसलिए वो पेरियार का नाम छुपाते हैं। इतिहास के पन्नों में आपको पढ़ने को नहीं मिलता। गलती आपकी क्या है, गलती समाज की क्या है? अगर वो नहीं जानता तो वो इसलिए नहीं जानता क्योंकि इतिहास में पढ़ाया जाए तब तो पता चले। इतिहास सिलेबस बनाने का जो अधिकार है
आजाद भारत में वो ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया सिलेबस बनाने पर। वही सिलेबस निर्धारित करते हैं, तो सिलेबस में दुनिया भर की बातें पढ़ाते हैं, लेकिन जिन महापुरुषों ने हमारी मुक्ति के लिए, हमारी आजादी के लिए लड़ा था, उनको पढ़ाने का काम नहीं किया। ज्योतिबा फूले ने लड़ाई शुरू किया, साहू महाराज ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और जब साहू महाराज को पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर नौजवान है, लेकिन उनकी पढ़ाई पैसे के अभाव में रुक रही है, वो खुद ही डॉक्टर अंबेडकर के पास में गए। आमतौर पर क्या होता है, राजा के पास लोग मदद मांगने के लिए आते हैं, राजा किसी के पास मदद मांगने के लिए नहीं जाते, मदद देने के लिए नहीं जाता है। लेकिन साहू महाराज भी कितने महान राजा थे, वो खुद ही बाबा साहब अंबेडकर बॉम्बे में जहां रहते थे वहां हाथी पर सवार होकर गए और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि आप पढ़ाई पूरी करो, हम आपकी मदद करें। और जब बाबा साहब अंबेडकर वापस आए तो मानगांव परिषद में छत्रपति साहू महाराज ने कहा, आपको आपका नेता, आपका मसीहा मिल गया है, आने वाले समय में अंबेडकर पूरे देश के नेता हैं। तो ये लड़ाई मिलजुल करके लड़ी जा रही थी। ये लड़ाई ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था, साहू महाराज ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था और डॉक्टर अंबेडकर को इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व देने का काम भी छत्रपति साहू महाराज ने किया। लेकिन साहू महाराज के पास भी जब बाल गंगाधर तिलक गए थे और तिलक ने कहा था कि देश में आजादी की लड़ाई चल रही है, आप भी इस आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाओ, आप लोग प्रिय राजा हो, साहू महाराज ने तिलक को जवाब दिया और तिलक को कहा था कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हो, कल तुम्हारा राज आएगा और जब कल तुम्हारा राज आएगा तो हमारी प्रजा के साथ क्या करोगे ये मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे आंदोलन में नहीं आता। ज्योतिबा फूले ने भी मना किया था, छत्रपति साहू महाराज ने भी मना किया था। और डॉक्टर अंबेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो लाला लाजपत राय उनको मिलने के लिए गए और कहा शामिल हो जाओ आजादी की लड़ाई में कांग्रेस में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की आजादी की लड़ाई है, क्लियर करें, गांधी और कांग्रेस के लोग बताएं। डॉक्टर अंबेडकर ने यूरोप और अमेरिका के लोगों को सवाल किया कि तुम लोग गांधी और कांग्रेस के आंदोलन का समर्थन तो कर रहे हो, लेकिन बताओ गांधी और कांग्रेस के लोग ये क्लियर करें, ये केवल देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया और देश की आजादी के नाम पर पहले आम चुनाव में 60% ब्राह्मणों को टिकट दे दिया नेहरू ने और संसद पर कब्जा करवा लिया और फिर सारे संस्थानों पर ब्राह्मणों का कब्जा करवा लिया। और ओबीसी के लोग आज तक कह रहे हैं हमारी गिनती करो, गिनती तक नहीं हो रही है। और आजादी की लड़ाई हम सबकी लड़ी, हम सब ने लड़ी, लेकिन अधिकार हम सबको आज तक नहीं मिला, बल्कि जिसने सबसे ज्यादा ताकत से लड़ाई लड़ी आजादी की लड़ाई, वो सबसे ज्यादा अधिकार वंचित है, वो पिछड़ा वर्ग समाज है। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस बात को ज्योतिबा फूले समझते थे, इस बात को साहू महाराज समझते थे, इस बात को अंबेडकर समझते थे, इस बात को पेरियार भी समझते थे। पेरियार ने तो यहां तक लिखा कि ये गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही है इससे देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगी। फिर क्या आएगी? तो देश में ब्राह्मणोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। बहुत खास शब्द का प्रयोग किया पेरियार ने, डेमोक्रेसी नहीं ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। और आज ब्राह्मणों ने देश की विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, मीडिया पर, हर जगह कब्जा कर लिया। लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर कब्जा कर लिया। लोकतंत्र ब्राह्मण तंत्र हो गया है, ये भविष्यवाणी पेरियार ने किया। तो ये जो सारे महापुरुष समझ रहे थे, जब ये हमने आपको समझा दिया तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने क्यों नहीं दिया। क्योंकि ये दिखाने के लिए सबकी लड़ाई थी, समर्थन लेने के लिए सबकी लड़ाई थी, लेकिन एक्चुअल में ये सबकी लड़ाई नहीं थी। एक्चुअल में ये था कि अंग्रेजों को देश से भगाया जाए और ब्राह्मणों का देश पर कब्जा करवाया जाए। एक्चुअल लड़ाई ये थी, ये हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत कोशिश करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को अधिकार दे पाए,
ओबीसी के लिए बड़ी मेहनत से आर्टिकल 340 लिखा, उनको इस्तीफा तक देना पड़ा, तब जाके कालेलकर कमीशन गठित हुआ। लेकिन कालेलकर कमीशन को भी नेहरू ने रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया, इंदिरा ने लागू नहीं किया, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के विरोध में घंटे भर भाषण करने का काम लोकसभा के अंदर किया। तो जिन हमारे पुरखों ने कांग्रेस को मजबूत किया, हमारे साथ में गद्दारी भी करने का काम उन्हीं लोगों ने किया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, खंड खंड भारत को अखंड बनाने का काम किया। जो काम उन्होंने किया वो काम कोई नहीं कर सकता था। और अगर वो प्रधानमंत्री बने होते, जो आज देश की तमाम सीमाओं पर आंख दिखाते हैं लोग, वो आंख दिखाने की औकात भी किसी की नहीं होती, देश का भूगोल ही बदल गया होता। तो ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन सरदार पटेल के साथ धोखाधड़ी करने का काम उस समय के ब्राह्मणों ने किया। और आज के ब्राह्मण, आरएसएस के ब्राह्मण, उस समय जो कांग्रेस के ब्राह्मण थे, उनकी आत्मा आज की तारीख में आरएसएस के ब्राह्मणों में आके घुस गई है। तो आरएसएस के ब्राह्मणों ने हमारे घरों में लोगों को भेजा और क्या कहा, हम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाना है। आप लोहा दे दो, आप कुदाल दे दो, आप फावड़ा दे दो, आप खुरपी दे दो, आप खुरपा दे दो, आप कुल्हाड़ी दे दो, आप लोहा दे दो, हम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ऊंची प्रतिमा बनाना चाहते। हमारे लोगों ने दे दी। लोहा लेने का मकसद नहीं था, मकसद वोट लेने का। मकसद लोहा लेने का नहीं था, मकसद समर्थन लेने का था, वोट लेने का था। जैसे सरदार पटेल जब जीवित थे तो कांग्रेस के ब्राह्मणों ने समर्थन लेकर हमारे समाज का सरकार बनाने का काम किया, तो आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर इनका समर्थन लेना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी प्रतिमा के नाम पर इनके घर घर लोहा मांगोगे। केवल लोहा ही नहीं देंगे, ईमानदार लोग हैं, जिसको मानते हैं उसको जो जरूरत होती है वो सब देते हैं। जिस लड़ाई में शामिल होते हैं, उस लड़ाई में जो भी कुर्बानी करनी होती है वो करने का काम करते हैं। ये उनको पता है कि ईमानदार लोग हैं, तो उन्होंने सोचा इनको भावनात्मक जोड़ा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इनको भावनात्मक जोड़ा जाए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हमारे लोगों को भावनात्मक जोड़ने का काम किया। केवल लोहा ही नहीं लिया, वोट भी लिया, हमारे लोगों ने दिया। सरकार भी बन गई। जैसे नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने, अटल बिहारी ने हमारी गिनती नहीं किया, वैसे जब भाजपा की सरकार बन गई तो अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट दे दिया और कहा कि हम ओबीसी की गिनती नहीं करें। और उसमें एक बात और लिखी, अगर इनकी गिनती हो गई तो ये अपने संख्या के अनुपात में हिस्सा मांगेंगे, आरक्षण मांगेंगे, ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए इनकी गिनती नहीं होनी चाहिए। आपने जिसको मजबूत किया वो ही कह रहा है कि आपकी गिनती नहीं होनी चाहिए, आपको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा खड़ी किया और किसानों के खिलाफ में 3 कानून बना दिए। वो कहते हैं किसानों के हित में, पूरे भारत का एक भी किसान उनको नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं मोदी साहब ये किसानों के हित में। पूरे भारत में एक भी किसान नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं ये 3 कानून किसानों के हित में। इतनी लंबी लड़ाई चल रही, किसानों की जमीनों पर पूंजीपतियों का कब्जा कराने का कार्यक्रम चल रहा है। एक तरफ आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंची प्रतिमा लगाकर हमारा समर्थन लेना चाहते हो भावनात्मक रूप से, और दूसरी तरफ हमारे पास में जो रोजी रोटी का साधन है हमारी जमीनें, उस जमीनों को आप पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। ये जो साजिश देश में चल रही है, इस साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है। 3 कृषि जो कानून आए हैं वो ऐसे वैसे नहीं। आपका पूंजीपति के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पूंजीपति को अधिकार है कि उस पर लोन मिलेगा। आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हो, कितना सिग्नेचर होता है आप देखते हो उसमें क्या क्या लिखा है? नहीं देखते हो, क्योंकि आप देख भी नहीं सकते। अगर देख लोगे तो शायद क्रेडिट कार्ड बनवाओ ही ना, वो सिग्नेचर आप कर देते हो और लोन ले लेते हो।
जब पूंजीपति से कांटेक्ट होगा तो भी आप सिग्नेचर करोगे, क्योंकि आपको लालच दिया जाएगा कि आप जिस खेत में 1 लाख रुपया बचाते हो उस खेत में पूंजीपति आपको 5 लाख रुपया दे। लेकिन फिर पूंजीपति कहेगा हमारी टर्म और कंडीशन के हिसाब से आप सही नहीं है। टर्म कंडीशन क्या थी हमारी कि आपका टमाटर जितना बड़ा होना चाहिए था उससे थोड़ा छोटा हो गया, आपकी आलू जितनी बड़ी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी छोटी हो गई है। हमने ये भी टर्म कंडीशन में रखा था अगर ओला पड़ जाएगा तो हम आपको ये नहीं देंगे, अगर ज्यादा धूप हो जाएगी, तापमान ज्यादा हो जाएगा तो हम आपकी शर्त को पूरा नहीं करेंगे, तो आपको टर्म और कंडीशन में उलझा दिया जाएगा और किसान का सत्यानाश हो जाएगा। इतना ही नहीं है, पूंजीपतियों को आपकी जमीन पर लोन लेने का भी अधिकार उसमें दिया है। अरे विजय माल्या ने लोन लिया भाग गया, चौकसी ने लिया भाग गया, नीरव मोदी ने लिया भाग गया। जो पूंजीपति आपके जमीन पर लोन लेगा वो नहीं भागेगा, यहीं रहेगा, इसकी क्या गारंटी? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और जब वो भाग जाएगा लोन किससे चुकता किया जाएगा? जिसकी जमीन पर लोन होगा उसी की जमीन नीलाम करके चुकता किया जाएगा। तो आपकी जमीन नीलाम होगी, जब नीलाम होगी तो उसी पूंजीपति का कोई दूसरा बड़ा या छोटा भाई आपकी जमीन की बोली लगाकर खरीद लेगा और आपकी जमीन पूंजीपतियों के कब्जे में चली जाएगी। दूसरा, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज, ये जो आवश्यक सामग्री है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत थी, इसको सरकार ने बाहर कर दिया। अनियंत्रित भंडारण का अधिकार पूंजीपतियों को मिल गया। जब अनियंत्रित भंडारण का अधिकार पूंजीपतियों को मिल गया तो महंगाई, कालाबाजारी बढ़ेगी, लोग भुखमरी के कागार पर पहुंच जाएंगे, खरीद कर खा नहीं पाएंगे। और जब मंडियां प्राइवेट खुल जाएगी तो क्या होगा? पहले तो आपको मजा आएगा, अरे वहां से 2 रुपया महंगा प्राइवेट पे मिल रहा है, ज्यादा पैसे भी मिल रहा है। और जब आप ऐसा करोगे तो प्राइवेट मजबूत होगा और सरकारी टूट जाएगा। और जब सरकारी मंडियां टूट जाएंगी तो प्राइवेट वाला अपनी मन मर्जी के दाम पर आपकी फसल लेगा। तो ये तीनों कानून किसानों को आत्महत्या तक, किसान तो वैसे ही आत्महत्या कर रहे हैं, जो बचे खुचे किसान हैं उनको भी आत्महत्या के दरवाजे पर पहुंचाने का कार्यक्रम है। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम और दूसरी तरफ किसानों को आत्महत्या के दरवाजे तक पहुंचाने का काम ये देश में चल रहा है। एक तरफ ओबीसी को अधिकार वंचित करने का कार्यक्रम, दूसरी तरफ 27 मंत्री बनाए जा रहे हैं कि हम तो आपके समाज के लोगों को मंत्री बना रहे हैं। अरे भाई, जब जंगल कट रहा था तो कुल्हाड़ी जो थी, उस कुल्हाड़ी में जो बेत था वो लकड़ी का था। तो पेड़ क्या सोच रहे थे? पेड़ सोच रहे थे यार कुछ भी हो, भले काट रहा है मगर काटने वाला तो अपना भाई ही लकड़ी है ना। तो पेड़ बोल नहीं रहे थे, कटने दो। और जब सारे पेड़ कट गए तो फिर क्या हुआ? लकड़ी के बेत की जरूरत ही नहीं है, बेत भी निकाल के फेंक दिया गया। तो ये जितने मंत्रियों का चेहरा दिखाया जा रहा है ये बेत, कुल्हाड़ी में लगे हुए बेत है। आपके हक अधिकारों पर उसी बेत के माध्यम से कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। हमें समझने की जरूरत है। डॉक्टर साहब खड़े हो गए हैं, ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, आखिरी और एक बात कहना चाहता। जिन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ धोखेबाजी किया उनका कौम अलग नहीं था जब उन्होंने धोखेबाजी किया। और आज जो लोग धोखेबाजी कर रहे हैं, आपको चेहरा मोदी का दिख रहा है, मोदी वास्तविक चेहरा नहीं है, वास्तविक चेहरा आरएसएस है। और आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को रखा हुआ है। मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। मुख नहीं है, मुखौटा है। पिछड़े वर्ग का वोट ब्राह्मण के नाम पर नहीं मिलेगा, इसलिए मोदी को पिछड़े वर्ग का चेहरा बनाकर वोट लूटा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जब पिछड़ों वर्ग की कुटाई और पिटाई हो गई तो उनको डर लगा कि 22 के चुनाव में वोट नहीं मिलेगा, इसलिए आपके